Today I will be discuss about on the topic of the physical science. तो पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं, तो आज मैं उसके आगे के लिए बताने के लिए तैयार हूं। बट इससे पहले कि आप कुछ हमारे सवालों का जवाब दीजिए, ये बताइए कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में या एयर में कितनी होती है? कितनी होती है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड। ओके, जब ये स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर से वाटर में या ग्लास में जाती है तो क्या होती है? कम जाती है। तो बताइए कि वाटर में इसकी स्पीड कितनी होती है? वाटर में इसकी स्पीड 2,25,000 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेरी गुड। और बताइए कि ये स्पीड ऑफ लाइट कम गई, इसका वजह क्या था? कॉज क्या था? क्या था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था। तो ये बताइए कि जब ये एक एयर से ग्लास में आ गया या वाटर में आ गया स्पीड, तो ये बेंट कर गई। यही बताया था ना पिछली क्लास में? यस। तो ये बेंट कर गई, तो बताइए कि ये कितनी बेंट करेगी? ये बेंट कितनी करेगी? आपको नहीं पता। तो आज मैं इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा कि ये कितनी बेंट करेगी, कैसा मीडियम होगा और लाइट की स्पीड क्या होगी, इन सारे चीजों पर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? तो हमारा टॉपिक होगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के 2 लॉ हैं। तो पहले जो मैं पिछले क्लास में आपको बताया था, ये एक डायग्राम को देखिए। ये मैं बताया था कि जब लाइट जो है एयर से ग्लास स्लैब में आती है तो वो नॉर्मल की ओर बेंड कर जाती है। इसका वजह क्या था कि एयर जो था वो क्या था? डेंसर नहीं, रेयर मीडियम था और ग्लास डेंसर मीडियम था। और ये क्या हुई थी? अपने पाथ से थोड़ी बेंड कर गई थी। तो ये बेंड कर गई थी, तो इसमें जो इंसिडेंस एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये दोनों डिफरेंस थे। लेकिन इसमें एक इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंटरफेस ऑफ द मीडियम, यही है ना? यहाँ से ही मीडियम बदल रहा है इसी पॉइंट से। तो हम बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस on the interface of medium light in the same plane। तो क्या बात बताया कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल कहाँ होगा? पॉइंट ऑफ द इंटरफेस ऑफ द मीडियम, जहां से मीडियम बदल रहा उस सरफेस पे जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है, लाइज इन दी सेम प्लेन। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दी रेशियो ऑफ द साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल and the sine of refracted angle is always a constant, always a constant। that is जो मेरा
साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ आर होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा सी, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, कांस्टेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, और दूसरा द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल, मीन्स ये जो इंसिडेंट एंगल है उसका साइन और ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है उसका साइन का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो ये जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इसे स्नेल्स ने दिया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको और भी क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में ये होता है, स्नेल्स लॉ में ये होता है कि ये बोले थे कि जब कोई भी पार्टिकुलर रे ऑफ लाइट, दो मीडियम, एक फिक्स मीडियम लेंगे तो जो उसका इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा और रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा एक पार्टिकुलर कलर का, उसका जो कांस्टेंट रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से स्नेल्स ने ये नियम दिया था जो इम्पोर्टेंट है, आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड बोल दिया जाता है कि व्हाट डू मीन ऑफ स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं अब बताने जा रहा हूँ क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब कोई भी एक रे ऑफ लाइट, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है, वो जो कांस्टेंट आया था, जो हमने स्नेल्स लॉ या सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था, साइन आई बाई साइन आर, वो जो था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। तो चलिए हम बताते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to the air is given by the ratio of speed of light in air is the speed of light in glass। यानी कि हम जो निकालने जा रहे हैं वो क्या निकालने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको डिनोट करें एन से, ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विथ रेस्पेक्ट टू एयर वो क्या होता है, वो हम बता चुके हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज टू द स्पीड ऑफ लाइट इन, ये जो होगा मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो देखिए कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, यानी कि एन जी ए बराबर स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, सी, डिनोट करते हैं सी से, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, और ग्लास में मान लीजिए भी है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और ये हो गया भी मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो चलिए इतना देखने के बाद आपको मीडियम कहाँ से आ रहा था, एयर से ग्लास में। अगर हम बोल दें कि यही अगर मेरा जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से आए, ग्लास से आए और कहाँ निकले, एयर में निकले, तब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर जाना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाले थे, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, ठीक है, किसका निकाले थे, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकाले थे विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अब हम कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या होगा, ये आपके पास सवाल है, बताइए क्या हो सकता है। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। अभी देखिए यहाँ देखिए ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक सवाल जो है इसको मैं नीचे दिख रहा हूँ, एक पार्टीशन किया, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ये बोल दूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर से ग्राफ हम क्या ले रहे थे, ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू एयर, लेकिन यही चीज अगर हम बोल दें कि हम किसका निकालेंगे, एयर का विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, तो कुछ नहीं होगा, हम सिर्फ इसका सिंबल चेंज करेंगे, एयर का निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ग्लास के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो जो मेरा स्पीड ऑफ लाइट है वो v बाई सी हो जाएगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या देखने को मिला कि ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ रेसिप्रोकल का डिफरेंस है। कहने का मतलब है कि जब विथ रेस्पेक्ट टू एयर निकालिएगा ग्लास का या विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास निकालिएगा एयर का, तो जो दोनों का मल्टीपल होगा NaG और NGA वो हमेशा 1 होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम निकालते हैं तो अनदर मीडियम टू वन मीडियम में फिर आएंगे उसके रेसिप्रोकल में, तो दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होगा। तो अब ये बताइए कि ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसी दो मीडियम के कंपैरिजन का, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो देखिए कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो एब्सोल्यूट के लिए क्या करेंगे, हम कोई एक वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट लेंगे और दूसरा मीडियम में लेंगे। पहला क्या लेंगे, वैक्यूम में लेंगे और दूसरा मीडियम में लेंगे। तो मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में कितना है, इच 3 लाख मीटर पर सेकेंड, और दूसरा मीडियम ले लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम को क्या ले लूं, चलिए मान लीजिए मीडियम मैंने वाटर ले लिया, तो वाटर का क्या था 2,25,000 मीटर पर सेकेंड। तो जो मेरा मीडियम में होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो Nm होगा, और m किसको लिया हमने, वाटर को लिया, मीडियम क्या मेरा वाटर है, तो इसके लिए जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिए और बताइए क्या होगा हमारा जो कि जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एब्सोल्यूट, वो जो वैक्यूम में लेंगे तो हम उसको इस तरह से दिखाएंगे। तो मेरा मीडियम क्या है, वाटर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो एयर में जो स्पीड है वो 3 लाख मीटर पर सेकेंड था, यही था ना, और ये मेरा वाटर में 2,25,000। तो ये 30 से 30 तो कट गया, इसका डिवीजन करेंगे 300/225, इसका 1.31 आपका आ जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट आया यही क्या मिला मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला। तो देखिए इसमें बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है कि जब हमारा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में था तब 3 लाख था, और जब स्पीड ऑफ लाइट वाटर में आया तो 225,000 मीटर पर सेकेंड था। तो जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, जो रेशियो आया वो 1 से ज्यादा आया, मतलब कि जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कमता जाएगा। तो मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट में देखिए कि मैंने मटेरियल का नाम लिखा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखिए एयर का सबसे कम है, एयर में बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है वैक्यूम से, और वाटर का 1.31, इसी तरह से अल्कोहल का, तो अल्कोहल इज मोर डेंसर देन वाटर, इसी तरह से केरोसिन इज आल्सो मोर डेंसर देन अल्कोहल। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे समझना था। अब आप इस फॉर्मूला से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। और जो बेंड करने वाला था sin i बाई sin r, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही था वो, तो वहां से जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता रहेगा तो आपको एंगल के बारे में पता चल जाएगा कि कोई कितने एंगल से आई है और कितनी बेंड कर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट था, तो इस चीज को ध्यान से देखिए और ये आपके बहुत काम के, इसे याद भी रखिएगा, क्योंकि हर जगह कुछ चीजें याद रखना होता है तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन में इजी होते हैं। और इस तरह से अब मैं बताऊं कि एक खास बात आपको पता होगा
कि जिसका मास जितना ज्यादा होता है सेम वॉल्यूम में, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। बट इन केस ऑफ द लाइट के स्पीड में जो डेंसर मीडियम होता है ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर देखिए कीरोसिन का जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36 है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.31 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कीरोसिन इज मोर डेंसर देन वाटर, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर दिख रहा है कि 1.36। तो अभी मैंने बोला कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा डेंस है। तो 1.36 है, इसका मतलब कि वो ज्यादा डेंस है। लेकिन एक्चुअल में अगर मास के कंपैरिजन देखूं तो जो मेरा वाटर है वो कीरोसिन से ज्यादा मास का होता है। तो वो जो मास वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ लगाना है रिफ्रैक्शन में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका कॉन्सेप्ट है। तो आज मैं यहाँ तक ही बताता हूँ। चलिए आज मैंने क्या क्या कंप्लीट किया इसके बारे में अब आपसे कुछ पूछता हूँ, जरा आप बताइए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? ठीक है, स्नेल्स लॉ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो आप बताइए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है? यस, दो मीडियम के बीच कंपैरिजन है और एब्सोल्यूट में वैक्यूम के कंपैरिजन में। तो चलिए इससे रिलेटेड आप अपने टेक्स्ट बुक से प्रॉब्लम बनाइएगा, आपको अच्छी समझ आएगी। थैंक यू।